रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज की कहानी का हम लोग रुख करें, लेकिन उससे पहले एक खबर जो मुंबई से निकल के आ रही है और इस खबर ने हर किसी को हिला के रख दिया। दरअसल मुंबई के अंदर एक 78 साल की महिला जो कि दिमागी तौर से थोड़ी सी कमज़ोर थी, मानसिक रोगी थी, उसके जो परिवार वाले थे वो अलग रहा करते थे, यानी उसकी बेटी थी एक और उसकी एक बहन थी, वो अलग रहा करते थे। और ये जो 78 साल की महिला है, एक छोटे से घर में अकेले रहा करती थी। लेकिन इस महिला की जो बेटी थी उसके घर का भी कामकाज रहता था, तो लिहाजा उसने अपनी माँ के यहाँ पर CCTV कैमरा लगवा दिया था, जिसकी वजह से वो अपनी माँ के ऊपर निगरानी रख सके। लेकिन दोस्तों, होता यूँ है कि कल के दिन वो जो लड़की होती है वो अपनी माँ से मिलने के लिए जब उसके घर आती है, उसके बाद में जब CCTV कैमरा चेक करती है तो CCTV कैमरा चेक करने के बाद में वो हिल जाती है। दरअसल उसकी माँ के साथ में, जो माँ 78 साल की हो चुकी है और यूँ कहें तो वो दिमागी तौर से थोड़ी सी बीमार भी है, तो इसकी वजह से ये महिला ने पूरी देखरेख के लिए उसके CCTV कैमरा लगवा दिया था। लेकिन दोस्तों, जब ये महिला उस CCTV कैमरे को चेक करती है तो उसे देखने के बाद में ये हिल जाती है। दरअसल देखती है कि इसकी माँ के साथ में एक लड़का आता है, आने के बाद में उसके साथ में रेप करता है, ज़ोर ज़बरदस्ती करता है। अब ये महिला जो थी सन्न रह जाती है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद में वो तुरंत पुलिस थाने पहुँचती है और पुलिस थाने पहुँचने के बाद में वो जो अज्ञात व्यक्ति था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती है, FIR दर्ज कराती है। हालांकि पुलिस जब इस पूरे मामले में छानबीन करती है तो जिस लड़के को पकड़ा जाता है उसकी उम्र महज 20 साल के आसपास होती है, जो कि ड्रग एडिक्ट है। अब उसके बाद में पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इसको जेल भेजा है। बाकी आगे की जो कार्रवाई है इसके ऊपर की जाएगी। लेकिन दोस्तों, बड़ी हैरानी होती है मानसिकता आजकल। देखिए आप लोग, एक 20 साल का लड़का है, क्या उम्र है तेरी, और तू किसके साथ में रेप कर रहा है? एक 78 साल की महिला के साथ में, और वो महिला जो दिमागी तौर पे बीमार है। दोस्तों, जो मानसिकता है लगातार लोगों की गिरती चली जा रही है और तमाम तरीके की क्राइम स्टोरी सुनने के बावजूद भी जो लोग होते हैं संभलते नहीं हैं, क्योंकि क्राइम होता है, कितनी ही सतर्कता से किया जाए, कितनी ही सावधानी से किया जाए, आखिरकार जो क्रिमिनल होता है वो पुलिस की गिरफ्त में आता है। और दोस्तों, इस तरीके से ये जो युवक था वो पकड़ा गया। लेकिन दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी अपने आप में एक ऐसी कहानी थी जो पुलिस के लिए उसके सर का दर्द बन चुकी थी। सर का दर्द यूँ बन चुकी थी कि 1 जनवरी साल 2025 को पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी हुई थी। लेकिन इस पूरे मामले को सुलझाने में पुलिस को तकरीबन 20 दिन का लंबा समय गुजर गया। आखिरकार कौन सा ये ब्लाइंड मर्डर था, कितनी ज़्यादा चालाकी से किया गया था और किस तरीके से ये जो कातिल थे ये पकड़े गए, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दरअसल दोस्तों, बात करें अगर कहानी की शुरुआत की, तो कहानी की शुरुआत होती है 1 जनवरी साल 2025 से। छत्तीसगढ़ में एक ज़िला लगता है रायपुर ज़िला, और इसी रायपुर ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है, धरसीबा थाना। इसी धरसीबा थाने से थोड़ी दूर पर एक रोड है जिसको बोलते हैं बिलासपुर रोड। ये जो बिलासपुर रोड, ये जो बिलासपुर रोड है, यहीं पर रांबा भाठा एक जगह पड़ती है, रांबा भाठा। और इसी रांबा भाठा जगह के पास में एक ढाबा पड़ता है, शेर पंजाब ढाबा। इसी ढाबे के बाहर एक नाला बहता है। अब चूँकि 1 जनवरी साल 2025 को लोग इस ढाबे पर खाने पीने के लिए आते हैं, किसी को कुछ इल्म नहीं था कि यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन जब लोग खाने पीने के लिए 1 जनवरी साल 2025 को इस ढाबे पर आते हैं तो देखते क्या है कि सामने जो नाला है उस नाले में किसी का शव पड़ा हुआ है, और शव देखने से ऐसा लग रहा है कि कोई 16-17 साल के आसपास की लड़की होगी। लिहाजा तुरंत पुलिस को सूचना दे दी जाती है कि इस तरीके से बिलासपुर रोड पर जो रामा भाटा के पास में जो शेर पंजाब ढाबा है वहीं पर एक नाला बहता है और उसी नाले के अंदर एक लड़की का शव पड़ा हुआ है। पुलिस जब इस तरीके की बातें सुनती है तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है, और मौके पर पहुंचने के बाद में सबसे पहले लोगों की मदद से और जो पुलिस की टीमें गई थी उनकी मदद से वो जो शव होता है लड़की का, उसको बाहर निकाला जाता है। शव को देखने के बाद में ऐसा लग रहा था कि ये जो लड़की है इसको किसी ने यहाँ पर मार के फेंका है। और दूसरी चीज़ ये थी कि इस लड़की को देखकर ऐसा भी लग रहा था कि शायद इस लड़की के साथ में दुष्कर्म किया गया है। लड़की जिसने ब्लू कलर के कपड़े पहन रखे थे, लड़की की शिनाख्त के लिए पुलिस कोशिश करती है, तमाम तरीके के लोगों के आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है कि ये जो लड़की है, इस लड़की को लोगों ने देखा है पहले। और इस लड़की का नाम तो मैं यहाँ पे सार्वजनिक नहीं करूँगा, लेकिन इसकी माँ का नाम बताते हैं हमीदा।
हमीदा जो लगभग 50-52 साल की एक महिला है, जो कि धरसीवा इलाके में ही रहती है, उसी की ये बेटी है। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि चलो ठीक है, एक बार जाके उसकी माँ से पूछताछ कर लेते हैं कि आखिरकार तुम्हारी बेटी उस नाले में कैसे गिर गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हो सकता है कि उसकी माँ को कुछ जानकारी हो। उसके बाद में जो पुलिस की टीमें होती हैं वो इस धरसीबा इलाके में पहुंचती हैं। इलाके में पहुंचने के बाद में पूछा जाता है कि यहाँ पर हमीदा नाम की कोई महिला रहती है क्या। तो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, हमीदा नाम की एक महिला रहती है, 50-52 साल के आसपास की उसकी उम्र होगी, अपनी बेटी के साथ में रहती है। बेटी उसकी नाबालिग है, 15 से 16 साल के आसपास उसकी उम्र है। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि हाँ, हम ठीक जगह पर आए हैं। उसके बाद में पुलिस वाले उस हमीदा के घर पे पहुंचते हैं तो देखते क्या है, जो गेट होता है ये गेट बाहर से बंद है। अब पुलिस वाले ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये गेट बाहर से क्यों बंद है, क्या बात है। उसके बाद में विंडो से झांकने की कोशिश की जाती है। और दोस्तों, जब विंडो से झांकने की कोशिश की जाती है तो पुलिस वाले देखकर सन्न रह जाते हैं। दरअसल जो हमीदा होती है उस घर के अंदर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। उसकी डेड बॉडी के चारों तरफ खून ही खून पसरा हुआ था। किसी तरीके से उस दरवाजे को तोड़ा जाता है। दरवाजे को तोड़ने के बाद में पुलिस अंदर घुसती है। बाकी जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी अंदर पहुंचते हैं। तो देखने से ऐसा लगता है कि जो हमीदा है इसके हाथों की नस काट दी गई है, या फिर हमीदा ने अपने हाथों की नस खुद काट ली है। अब पुलिस के सामने ये एक ब्लाइंड मर्डर था, क्योंकि दोस्तों आमतौर पर अगर कोई क्राइम होता है, किसी के परिवार का कोई सदस्य जिसका कत्ल हो जाता है, तो उसके बाद में पुलिस उसके घर वालों के थ्रू किसी तरीके से किसी संदिग्ध के खिलाफ पूछताछ कर मामला दर्ज करती है ताकि केस का खुलासा हो सके। अब यहाँ पर जो लड़की है उस लड़की की भी मौत हो चुकी है। इसकी जो माँ है हमीदा, इसकी भी मौत हो चुकी है। परिवार में ऐसा कोई है नहीं जो इस बारे में कुछ सूचना दे सके। लिहाजा पुलिस जो होती है अब इन दोनों डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में ले चुकी थी। दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर पुलिस लोगों से पूछताछ करती है। लोगों से सबसे पहले ये पूछने की कोशिश करती है कि हमीदा के घर पे क्या कोई आता जाता था, या फिर कोई ऐसा जिससे हमीदा की कोई रंजिश, कोई दुश्मनी, या फिर मोहल्ले पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हाल फिलहाल में कोई झगड़ा हुआ हो। लेकिन जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर किसी का हमीदा से किसी से कोई झगड़ा हुआ। हाँ, एक व्यक्ति है जो हमीदा के यहाँ ऑटो लेके आया करता था। अब ऑटो लेके आया करता था, कौन है कौन नहीं है ये पुलिस के लिए एक मुश्किल टास्क था। ना वहाँ पर कोई CCTV कैमरा था। लिहाजा पुलिस वाले अब जो थे सेम डेट पर, यानी 1 जनवरी साल 2025 और उससे एक दिन पहले, क्योंकि हमीदा की जो डेड बॉडी थी वो बता रही थी साफ साफ कि एक दिन पहले ही उसकी हत्या की गई है। लिहाजा दिसंबर का लास्ट दिन और नए साल जनवरी का पहला दिन, इन दोनों दिनों के आधार पर पुलिस वहाँ पर जितने भी नंबर ऐसे कोई जो संदिग्ध जो इस इलाके में पहली बार एक्टिव हुए हैं वो खोजने की कोशिश करती है। लेकिन ऐसा कोई भी नंबर नहीं था जो इस इलाके में जो संदिग्ध दिखाई पड़ा हो। इसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो अब इस ऑटो वाले की पहचान करने के लिए अलग तरीके से काम करना शुरू करते हैं। पुलिस वाले इसमें टोटल 10 टीमों का गठन करते हैं। और ये जो 10 टीमें थीं इसमें टेक्निकल टीमें थीं, SFL की टीम थी, अलग अलग तरीके की टीमें बनाई गई थीं। और पुलिस वाले इस ब्लाइंड मर्डर का पता लगाने के लिए अपने स्तर से हर कोशिश कर रही थी। लिहाजा अब पुलिस वाले सोचते हैं कि यहाँ पर जब आस पड़ोस में कोई CCTV कैमरा नहीं है तो उसके बाद में हम लोग कोशिश करते हैं कि इस गांव के अंदर जहाँ से एंट्री होती है हो सकता है वहाँ पर कोई CCTV कैमरा वगैरह हो। अब दोस्तों जब वहाँ पर जाकर CCTV वगैरह चेक किए जाते हैं तो उसमें एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है। जो व्यक्ति दिखाई पड़ता है इसकी पहचान हो जाती है। लोग बताते हैं कि इसका नाम तो भरत दास दीवान है, जो पहले यहीं पर रहा करता था और अब यहाँ पे नहीं रहता है। अब पुलिस वालों को भरत दास दीवान की पहचान हो चुकी थी। उधर जो दूसरी टीम थी, टेक्निकल जो टीमें थी, वो छानबीन कर रही थी। तो उसमें हमीदा के मोबाइल नंबर की जब कॉल डिटेल निकाली गई थी तो उसमें पता चला था कि हमीदा किसी भरत दास दीवान नाम के व्यक्ति के साथ में बातचीत करती है। लिहाजा पुलिस का जो शक था अब इस भरत दास दीवान के बारे में पुख्ता हो चुका था। अब पुलिस थी भरत दास दीवान के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, ये कहाँ पर रहता है। तो पता चलता है कि ये जो भरत दास दीवान है ये शिवानंद नगर में रहता है और इसके साथ में इसकी पत्नी भी है, इनके 4 बच्चे भी हैं। लिहाजा पुलिस जो थी अब इन दोनों को ट्रैक करना शुरू कर देती है। हालांकि पुलिस के पास में पूरी जानकारी थी, पुलिस के पास में पूरे पुख्ता सबूत थे, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस श्योर होना चाहती थी। पुलिस इस भरत दास दीवान और इसकी पत्नी जिसका नाम अनीता होता है, इन दोनों के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देती है। अब दोस्तों जब पुलिस इन दोनों के ऊपर नज़र रखना शुरू करती है तो पुलिस पाती है कि इन दोनों का जो दैनिक चर्या होती है, इन दोनों की जो दिनचर्या होती है वो बहुत ज़्यादा सीमित हो चुकी है।
दोनों बहुत सीमित घर से निकलते हैं, बहुत सीमित नहीं निकलते हैं। जो भरत दीवान दास है इसका ऑटो है, लेकिन ऑटो चलाने भी नहीं जाता है। लिहाजा पुलिस को अब इस भरत दास दीवान के ऊपर जो शक था ये पुख्ता हो जाता है। उसके बाद में पुलिस जो थी इस भरत दास दीवान और इसकी पत्नी अनीता, इन दोनों को उठाती है। उठाने के बाद में पुलिस थाने लेके आती है और इस भरत दास दीवान से सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है कि बताओ तुमने हमीदा और उसकी बेटी की हत्या क्यों की थी। तो जो भरत दास दीवान है ये साफ तरह से इनकार कर देता है। वो कहता है कि साहब आपकी कोई गलत फहमी हुई है, साहब आप इस तरीके से कैसे बातें कर सकते हैं। तो पुलिस वाले बताते हैं कि तुम्हारे CCTV उस गाँव के अंदर जाते हुए दिखाई पड़े और दूसरा जो तुम्हारे नंबर पर कॉल डिटेल है वो भी इस जो महिला थी जिसका नाम हमीदा था इसकी निकली है। तो जो भरतदास दीवान होता है ये कहता है कि साहब मैं अक्सर उस गांव के अंदर जाता रहता हूँ, हालांकि मैं शिवानंद नगर में रहता हूँ, लेकिन पहले मैं धरसीवा इलाके में ही रहा करता था, अब नहीं जाता हूँ। हाँ वो महिला एक दो बार मेरे ऑटो में बैठी थी, लेकिन उसके कत्ल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद में पुलिस वाले इस पूरे मामले में समझ तो चुके थे कि जो भरतदास दीवान है ये झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले पुख्ता तरीके से जानना चाह रहे थे। पुलिस वाले अब इस भरतदास दीवान और अनीता के रिश्ते के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। तो पता चलता है कि जो भरतदास दीवान है, अनीता जो है वो उसकी पत्नी नहीं है, बल्कि लिव इन में रह रहे हैं ये लोग, यानी ये लोग पार्टनरशिप में हैं। जो लिव इन रिलेशनशिप है आजकल, यानी बिना शादीशुदा लोग रहते हैं, उसी तरीके से रह रहे हैं। और इनके 4 बच्चे भी हैं और इन चारों बच्चों को पिछले कुछ दिनों से भरतदास दीवान और उसके जो लिव इन में पार्टनर अनीता है, इन लोगों ने गाँव भेज रखा है। लिहाजा पुलिस वाले अब शक तो पूरा था इनके ऊपर, इसलिए भरतदास के ऊपर सख्ती दिखाते हैं। और जब भरतदास के ऊपर सख्ती दिखाते हैं तो जो भरतदास होता है ये पुलिस के सामने टूटता है और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसको सुनने के बाद में इंसानियत तार तार हो जाती है। दरअसल भरतदास बताता है कि पहले वो धरसीवा इलाके में ही रहा करता था और जो हमीदा थी ये भी धरसीवा इलाके में ही रहा करती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि मैं अगर आता तो रास्ते में ये मिल जाती तो मैं अपने ऑटो में बिठा लाता। अब इसी ऑटो में बिठाने के दौरान मेरी हमीदा से जान पहचान हो जाती है। जब जान पहचान हो जाती है तो हमीदा अक्सर मुझे फ़ोन कर दिया करती थी। उसे कहीं जाना होता या फिर कहीं मार्केट से कुछ मंगाना होता तो वो मुझे फ़ोन कर दिया करती थी। दोनों के बीच में बातचीत का जो सिलसिला था ये बढ़ने लगा था। हमीदा के पति थे नहीं, इसलिए मैं अक्सर हमीदा के घर पर भी जाया करता था और इन नज़दीकियों के बीच में हम दोनों कब एक दूसरे के करीब आ गए हमें पता ही नहीं चला। अब आए दिन इस भरतदास दीवान और इसकी प्रेमिका हमीदा, ये दोनों हमीदा के ही घर में शारीरिक संबंध बनाने लगे थे। सारी चीज़ें चल रही थी, ओके चल रही थी, लेकिन इसी बीच में इस भरतदास दीवान की ज़िंदगी में एक लड़की और आती है। इस लड़की का नाम अनीता होता है। अब भरतदास जो दीवान था ये अनीता के प्रति अट्रैक्टिव हो जाता है। अब हमीदा चूँकि एक 52 साल की महिला है, भरतदास तकरीबन 44 साल के आसपास का व्यक्ति है। अब अनीता से जिसकी मुलाकात होती है तो अनीता इस हमीदा से ज़्यादा खूबसूरत थी। लिहाजा जो भरतदास था अब अनीता के प्रति अट्रैक्टिव हो चुका था। वो अनीता के साथ में प्रेम संबंधों में पड़ता है और उसके बाद में उसके साथ रहने के लिए ये जो धरसीवा इलाका होता है ये पूरा छोड़ देता है और उसके बाद में शिवानंद नगर में जाकर रहने लग जाता है। क्योंकि इस भरत का मानना था कि अगर इसी धरसीवा इलाके में ये रहा तो हमीदा उनके और उसकी प्रेमिका अनीता के रिलेशनशिप को ख़राब कर सकती है। इसी लिहाज से ये लोग जाके शिवानंद नगर में रहने लगते हैं। लेकिन जो हमीदा थी ये आए दिन भरत को फ़ोन किया करती थी। ये उससे कहती थी कि देखो भरत, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम किसी और के साथ में क्यों रह सकते हो, क्यों रहोगे तुम उसके साथ में? तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हो, तो फिर तुम्हें शादी भी मुझसे ही करनी है। इन सारी बातों से जो भरत था ये इतना ज़्यादा ऊब चुका था, इतना ज़्यादा तंग आ चुका था कि एक दिन ये अपनी पार्टनर अनीता को बताता है और उससे कहता है कि देखो मेरी एक पहले की प्रेमिका है जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आए दिन मुझसे पैसों की डिमांड करती है, आए दिन मुझसे शादी का दबाव डालती है और कहती है कि देखो अगर तुम मेरे साथ में शादी नहीं करोगे, मुझे पैसे नहीं दोगे, मेरे खर्चे पानी का भार नहीं उठाओगे, तो तुम्हारे कुछ सबूत मेरे पास हैं, मैं पुलिस में जाके कंप्लेंट कर दूँगी। इस वजह से जो भरत होता है ये अपनी उस पार्टनर से कहता है कि क्यों ना हम लोग इस हमीदा को रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दें। उसके बाद ये लोग प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत ही 31 दिसंबर साल 2024 को भरत जो था वो इस हमीदा को कॉल करता है, कहता है कि मैं और अनीता तुम्हारे घर पे आ रहे हैं, खाना वगैरह बना लेना। हमीदा जो थी चूँकि जान पहचान थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि आज मुझसे भरत मिलने के लिए आ रहा है। लिहाजा हमीदा जो थी सारी तैयारियाँ कर लेती है। अब भरत और उसकी जो पार्टनर थी अनीता ये हमीदा से मिलने के लिए 31 दिसंबर को पहुंचते हैं। वहाँ पर जाकर नाश्ता पानी करते हैं और उसके बाद में भरत जो होता है वो हमीदा से कहता है कि दरअसल तुम्हारी जो बेटी है उसको मैं अपने घर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बेटी यहाँ पर रहती है तो तुमसे ठीक तरीके से मैं मिल नहीं पाता। तो इस बेटी को मैं अपनी पार्टनर अनीता के साथ में छोड़ दूँगा और उसके बाद में जब चाहूँगा तुमसे आके मिल लूँगा।
ये बातें भी हमीदा को पसंद आ जाती हैं। उसके बाद में हमीदा जो होती है वो अपनी इस 15 से 16 साल की बच्ची को इस भरत और अनीता के साथ में भेज देती है। अब भरत और अनीता हमीदा की बेटी को लेकर घर आ चुके थे। उसके बाद में जो भरत था ये हमीदा की बेटी को और अपनी पार्टनर अनीता को कमरे पे छोड़ता है और उसके बाद में वापस से हमीदा के घर पहुंचता है। वापस से हमीदा के घर पहुंचने के बाद में हमीदा से 4 प्यार भरी बातें करता है, उसे बहलाता फुसलाता है और उसके बाद में धोखे से उसके हाथ पैर बांध देता है और उसके बाद में उसकी दोनों हाथों की नसें काट देता है, जिसकी वजह से मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है। हमीदा की हत्या करने के बाद में ये दरवाजे को बाहर से बंद करता है और वापस से अपने कमरे पे आ जाता है। वापस से अपने कमरे पे आने के बाद में ये अनीता को सारी बात बता ही रहा होता है कि इसकी ये जो बात होती है ये हमीदा की वो नाबालिग बेटी जिसकी उम्र महज 15 से 16 साल के आसपास थी वो सुन लेती है। जब वो ये बात सुनती है कि उसकी माँ की हत्या हो चुकी है तो वो इन दोनों से सवाल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कोई सवाल पूछ पाती इससे पहले ही जो भरतदास और अनीता होते हैं ये उस नाबालिग लड़की के ऊपर टूट पड़ते हैं, गला दबाकर उसकी हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद में जो अनीता होती है, जो कि इसके कुछ कपड़े वगैरह सन चुके थे, कुछ धूल मिट्टी लग चुकी थी गुत्थम गुत्थी में, इसलिए जो अनीता होती है ये अपने कपड़े साफ करने के लिए एक कमरे के अंदर चली जाती है। उसी बीच में जो भरत होता है ये उस नाबालिग लड़की के शव को दूसरे कमरे के अंदर लेके जाता है और उसके बाद में उसके साथ में दुष्कर्म करता है। और ये जब तक उस मुर्दा लड़की के साथ में दुष्कर्म करता है कि जब तक इसका मन नहीं भर जाता है। उसके बाद में उस शव को निकालता है, कंबल में लिपेटता है, अपने ऑटो में रखता है और पहुंच जाता है बिलासपुर रोड पर। और यहीं पर रावा भाटा के पास में जो शेर पंजाब ढाबा पड़ता है, इसी ढाबे के पास में एक नाला बहता है। उसी नाले में उसके शव को फेंक कर ये वहाँ से 9-11 हो जाता है। बहरहाल दोस्तों 1 जनवरी साल 2025 को जब कुछ लोग वहाँ पर खाना खाने के लिए पहुँचते हैं, पुलिस को इत्तला करते हैं और पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर को खोलने के लिए तकरीबन 20 दिन तक मशक्क़त करती रहती है। 10 से ज़्यादा पुलिस टीमें बनाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि कहा जाता है कि अगर क्राइम होता है तो पुलिस कातिल को अगर सही तरीके से काम कर रही है तो पाताल से भी ढूंढ के ला सकती है। आप लोग इस पूरी क्राइम स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स हैं वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें पहला कमेंट सतबीर का लिखते हैं, कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं, तो सतबीर जी आपका शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, आज आपकी लोकेशन बहुत अच्छा है, हम आपकी कहानी सऊदी अरब से सुनते हैं। तो मंसूरी भाईजान जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नक्षत्र सिंह लिखते हैं, नमस्कार मेरे मलिक भाई, और अवैध संबंधों का जो नतीजा होता है अंत में बड़ा ही ख़तरनाक होता है। ऐसे रिश्तों को इंसान को हमेशा दूरी बना कर रहना चाहिए। तो नमस्कार मेरे भाई नक्षत्र सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्यारा सा कमेंट्स करने के लिए। हसीबुल अंसारी हैं लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, मेरे छोटे भाई नाइस स्टोरी उस्मान भाई ने भी आज यही सुनाया है। तो हसीबुल अंसारी जी वालेकुम सलाम। क्राइम होता है तो उस्मान सैफी सर भी सुना सकते हैं, मैं भी सुना सकता हूँ। खैर आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में राजेश्वरी जी हैं लिखते हैं, थैंक यू फॉर शेयरिंग ए ब्यूटीफुल स्टोरी भाई, लव लिसनिंग टू योर स्टोरीज वाइल आई एम गेटिंग रेडी फॉर माई डे एंड यस्टरडे व्यू आउटसाइड वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो गर्ल हु यानी राजेश्वरी जी, राजेश्वरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल के दिन जो बैकग्राउंड था उसके लिए आपने तारीफ़ की, उसका भी शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स देव कुमार जी हैं वो लिखते हैं, आज मेरे भांजे विवान प्रजापति CTM हटकेश्वर अहमदाबाद से हैं, उनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भगवान। तो देव कुमार जी आपके जो भांजे हैं विवान प्रजापति CTM जो हटकेश्वर अहमदाबाद से हैं, उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, सारे व्यूअर्स की तरफ से। शरीफ मोहम्मद हैं लिखते हैं, रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और प्रॉस्पर इन योर लाइफ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स। तो शरीफ मोहम्मद जी आपका बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं, नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी, सुरेंद्र कुमार शिवजंग राजस्थान से। तो नमस्ते भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गैरी मोहर लिखते हैं, वेरी नाइस स्टोरी मलिक भाई, गैरी मोहर स्पेन से सुनता हूँ। तो भैया गैरी मोहर जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्पेन से हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में तनवी जी हैं लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम सलाम लिखती हैं, भाई मैं आपकी कहानी सुन नहीं पा रही हूँ, 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। तो तनवी जी अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और देहरादून में तो ज़्यादा ही होगी। सोहनलाल सेतिया लिखते हैं, कहानी अच्छी है। सोहनलाल सेतिया बीवार राजस्थान से सुनते हैं। तो सोहनलाल सेतिया जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में प्रमोद राजपूत हैं लिखते हैं, राम राम मलिक भाई, राजपूत प्रमोद हिमाचल प्रदेश सिरमौर राजगढ़ से सुनते हैं। तो भैया राम राम और प्रमोद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में राजकिशोर चौरसिया लिखते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से कहानी सुनते हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, दोनों पति पत्नी बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जयप्रकाश हैं लिखते हैं, मलिक भाई नमस्कार, आपकी जो भी कहानी आती हैं मैं देखता हूँ और कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं।
तो आपका बहुत लंबा कमेंट्स है जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बहुमूल्य कमेंट्स हमारे साथ में शेयर किया। सो दोस्तों कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों के आए थे। कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कहाँ से सुनते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।